आज हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बाद कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा को कैसे स्पष्ट किया है, कैसे समझाने का प्रयास किया है, उसकी चर्चा हम आज इस क्लास में करेंगे। द्वंद्ववाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की थी। हीगल कार्ल मार्क्स के गुरु थे, एक मार्गदर्शक थे। तो उससे पहले हम कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या करें या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अध्ययन करें, उससे पहले हम हीगल के द्वंद्ववाद पर चर्चा करेंगे कि हीगल का द्वंद्ववाद कैसे था और हीगल के द्वंद्ववाद से कार्ल मार्क्स कैसे प्रभावित हुए थे। तो इससे कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से पहले हम हीगल के कुछ विचारों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हीगल ने द्वंद्ववाद की प्रक्रिया का उल्लेख अपनी बुक फिलोसॉफी ऑफ राइट में किया है। द्वंद्ववाद वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना एक द्वंद्ववाद है। एक विषय के पक्ष में और विपक्ष में मतों के संघर्ष को ही द्वंद्व कहते हैं। हीगल आत्मवादी या आदर्शवादी थे या आदर्शवादी दार्शनिक थे। हीगल के द्वंद्ववाद की कुछ विशेषताओं का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि हीगल ने अपने द्वंद्ववाद में किन किन चीज़ों को लिया है। तो सबसे पहले हीगल ने बताया कि विश्व निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। यह प्रवाह वाद, प्रतिवाद और संवाद से गुजरता है। विश्व का विकास ही एक प्रक्रिया है। यह निश्चित बिंदुओं की ओर गतिमान रहता है। यह अनियंत्रित या निरर्थक प्रवाह नहीं है, यह व्यवस्थित विकास का एक क्रम है। हीगल ने द्वंद्ववाद में परिवर्तन की तार्किक प्रक्रिया को वाद, प्रतिवाद और संवाद द्वारा व्यक्त किया है। आरंभ में हीगल ने बताया कि आरंभ वाद से होता है, जो स्वयं विरोधाभासों को जन्म देता है, जिसे प्रतिवाद कहते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है। इन दोनों में संघर्ष से एक तीसरी वस्तु संवाद उत्पन्न होता है। यह संवाद भी एक अस्थायी परिस्थिति है। थोड़े समय बाद संवाद पुनः वाद बन जाता है और इसका कोई न कोई प्रतिवादी या प्रतिवाद पैदा होता है। फिर वाद प्रतिवाद में संघर्ष होता है, जिसका अंत संवाद में होता है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद, संवाद के निरंतर क्रम से विश्व गतिमान रहता है। यहाँ हीगल ने कुछ उदाहरण के द्वारा समझा है कि जैसे गेहूं का दाना वाद है, इसे जमीन में बोया जाता है तो गर्मी और नमी के कारण गलकर नष्ट हो जाता है और अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद में यह उसका प्रतिवाद है। अंकुरित होकर वह पौधा बनता है, उसमें फूल और दाने आते हैं और एक दाना अनेक दानों को जन्म देता है। यह संवाद है। तो इस प्रकार से उदाहरण के रूप में भी हीगल ने बताया कि कैसे वाद, प्रतिवाद और संवाद काम करता है। दूसरा जो नियम बताया है वो बताया हीगल ने, गति विरोधों के संघर्ष पर निर्भर है। द्वंद्ववाद का दूसरा नियम विरोधी तत्वों का आंतरिक संघर्ष, जो विकास और गतिशीलता का मुख्य कारण है। हीगल कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में उसके विरोधी तत्व अवश्य मौजूद रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हीगल ने बताया कि चुंबक में दो विरोधी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, सदैव विद्यमान रहते हैं। ये विरोधी हैं, फिर भी इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों ध्रुव चुंबक के अधिक छोटे एवं बड़े दोनों कणों में विद्यमान रहते हैं। तीसरी बात करते हैं यहाँ पर हीगल, या द्वंद्ववाद की विशेषता बताते हैं। उसमें बताते हैं कि मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन। हीगल ने बताया कि तीसरा नियम मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का होता है।
वाद और प्रतिवाद के संघर्ष के कारण उत्पन्न परिवर्तन संवाद में केवल मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि गुणों में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के रूप में अपन देखें कि पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है। पानी का भाप बनना गुणात्मक परिवर्तन है। यदि पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है। पानी का बर्फ़ बनना गुणात्मक परिवर्तन है। भाप और बर्फ़ के गुण भिन्न हैं। इस प्रकार द्वंद्ववाद में वस्तु में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स हीगल ने बताया कि किस प्रकार से मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं द्वंद्ववाद में। चौथा जो कारण बता रहे हैं हीगल यहाँ पर, या चौथी जो विशेषता बता दें, उन्होंने बताया कि विश्व का निर्माण विचारों से होता है। विश्व का निर्माण विचारों से, आइडिया से होता है। कि विचार नहीं आएंगे तो भौतिक जगत का विकास नहीं होगा। तो यहाँ पर हीगल ने बात रखी है कि विश्व का जो निर्माण होता है वो हमारे आइडिया से होता है, हमारे विचारों से होता है। हीगल का मत है कि विश्व का जो निर्माण है वो हमारे विचार, हमारे चिंतन से होता है। विचार ही वास्तविक जगत का निर्माण करता है। तो हीगल यहाँ पर आइडिया को लेके चलते हैं कि जब तक हमारे अंदर विचार नहीं आएंगे, हमारे मस्तिष्क में विचार नहीं आएंगे, तो हम विकास या भौतिक जगत का विकास नहीं कर सकते। विचार के कारण मानव और विश्व का अस्तित्व है। विवेक ही विश्व को नियंत्रित करता है। विचारों का विकास ही विश्व का विकास है। हीगल हमेशा विचारों को लेकर चलते हैं कि विचारों का जो विकास है वो ही विश्व का विकास है। हीगल मानते हैं कि विकास का कारण विचार या आत्मा है। विचारों को मानते और आत्मा को भी विकास का कारण हीगल ने माना है। आत्मा स्वयं अपनी अंतर्विरोधी प्रवृत्ति से संघर्ष करती है। हीगल कहते हैं कि आत्मा हमेशा स्वयं के अंदर जो छुपी हुई अंतर्विरोधी शक्तियाँ हैं या अंतर्विरोधी प्रवृत्ति हैं उनसे संघर्ष करती रहती है। तो आत्मा अपने आदर्शों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने का प्रयत्न करती है और विरोधी प्रवृत्ति उसे आगे बढ़ने से रोकती है। यह प्रतिवाद की स्थिति है। तो हीगल ने द्वंद्ववाद के ऊपर जब चर्चा करते हैं या द्वंद्ववाद के बारे में बताते हैं तो उसमें एक जो नियम बताया, उसमें बताया कि विश्व का जो निर्माण या भौतिक जगत का विकास या जिस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं उसका विकास होता है केवल विचारों से। विचार जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगे तो भौतिक जगत का विकास नहीं होगा। इस स्थिति में दोनों में संघर्ष होता है और जब संघर्ष समाप्त हो जाता है और इन दोनों के सहयोग से तीसरी अवस्था संवाद पैदा होती है, जिससे दोनों अवस्थाओं का मिश्रण कहते हैं। इसलिए हीगल ने बताया कि विश्व का निर्माण हमारे विचारों से होता है, हमारे आइडिया से होता है।